नमस्कार दोस्तों। अगर आप बाजार को देखोगे तो बाजार के अंदर कुछ नहीं हो रहा, वही 2-4% ऊपर 2-4% नीचे, इससे ज्यादा कुछ चल नहीं रहा बाजार के अंदर। बाजार पूरी तरीके से इंटैक्ट है और वही जो ट्रम्प की स्पीच है उससे थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट होगा वो आपको देखने को मिल ही रहा होगा इस समय पे। अब बात करते हैं कि भाई कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार सेम चीज बोलूंगा, शेयर बाजार से लड़ने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने आज तक करी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा एक चीज बोलते हैं कि शेयर बाजार किंग है। अगर शेयर बाजार कुछ आपको बता रहा है तो भाई उसके साथ जाओ, आप पैसा बना लोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं कहीं और जाकर के पैसा बना लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शेयर बाजार हमें साफ साफ बता रहा है इस यहाँ पे कि बैंकिंग तगड़े जोन के अंदर है, फार्मा, कंज्यूमर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी काफी तगड़े मोमेंटम में है। तो मेरे ख्याल से जो शेयर बाजार बता रहा है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपको जाना चाहिए। तो सेम चीज मैं भी रिपीट करके परेशान हो चुका हूं, बट जो सच है वो चीज सच है और मैं आपको हमेशा सेम चीज ही बोलूंगा। बिकॉज़ भाई पैसा कहीं-कहीं बन रहा होता है और आपको वहीं पे पैसा बनाना पड़ता है। अब डायरेक्टली चलते हैं क्यूएनए की साइड, क्योंकि राहुल जी का कमेंट है बहुत ज़्यादा शानदार। ये कह रहे हैं बीएम टॉप 10 के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे मेरे कुछ खास रिटर्न बने नहीं है, इवन बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए। तो क्या मुझे बीएम टॉप 10 के अंदर रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बीएम टॉप 10 है बसंत महेश्वरी जी का स्मॉल केस। इसके अंदर पहले ये बीएम टॉप 20 चलाते थे, उसको क्लोज़ करके इन्होंने बीएम टॉप 10 बनाया, जिसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि भाई वो निफ्टी 50 को बीट कर पाएँ। लेकिन अगर आप रीसेंट रिटर्न्स देखोगे तो जो उनके बीएम टॉप 10 के रिटर्न है वो करीब-करीब 8% के आसपास है और वहीं पे भाई निफ्टी को तो आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से चला है। इस पे और ज़्यादा बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बसंत महेश्वरी एज़ अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनसे मेरी पर्सनली कोई ग्रज नहीं है और एज़ अ इन्वेस्टर मेरा काम ये है जो मुझे पर्सनली लगे मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा, तो मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लेना। अगर आप बीएम टॉप 10 को देखोगे तो वो मेनली निफ्टी 50 की कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर जैसा हमें बताया जाता है, ठीक है? उसमें से एक जो स्टॉक है वो मिड कैप के आसपास का भी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको उनके स्मॉल केस की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट कुछ टाइम के अंदर 8% के आसपास का रिटर्न बने हैं और निफ्टी 50 के रिटर्न तो हम सारे के सारे ही जानते हैं। तो क्या रियल में सेंस बनता है या नहीं बनता? देखो, जिस समय पे ये टॉप 10 लॉन्च हो रहा था, मैंने वीडियो बना करके आपको साफ-साफ शब्दों में बोला था कि ये जो टॉप 10 है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक्चुअली में कोई खास सेंस बनता नहीं है। क्या आप किसी भी इंसान को पैसा देना चाहोगे कि भाई वो एचडीएफसी में पैसा डाले आपके लिए, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, इन सारे स्टॉक्स के अंदर पैसा डाले, जो आपको ऑलरेडी पता है कि अच्छे स्टॉक्स हैं। जो बीएम टॉप 10 आपको ऑफर करता है, वो ऑफर करता है वेटेज, कि भाई लेट्स सपोज उनको ये लगता है एचडीएफसी बैंक ज्यादा तेजी से भागेगा, ओवरऑल 10 स्टॉक के अंदर वो वेटेज जो है, मतलब ज्यादा पैसा जो है वो आपका एचडीएफसी बैंक में डाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये बेनिफिट आता है उस टॉप 10 स्मॉल केस के अंदर। लेकिन क्या ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? नहीं भाई, ये कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर आप एक बेसिक लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग समझते हो तो ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। अगर मुझे टॉप 10 बनाना होता तो मैं कैसे स्टॉक पिक कर लेता? मैं इंडसइंड बैंक पिक कर लेता, उसके अंदर मैं 20% के आसपास अपना पोर्टफोलियो डाल देता। अल्ट्राटेक पिक कर लेता, उसके अंदर मैं 10%। बजाज फाइनेंस पिक कर लेता, उसके अंदर मैं कुछ पैसा डाल देता। चोलामंडलम पिक कर लेता, उसके अंदर थोड़ा पैसा डाल देता। रिलायंस पिक कर लेता, उसके अंदर थोड़ा पैसा डाल देता। ये सारे हाई ग्रोथ स्टॉक है, इसके अंदर आप पैसा डाल सकते हो, खुद भी डाल सकते हो। इसके लिए आपको किसी स्मॉल केस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो हमें डेटा खुद भी बताता है कि चाहे कोई स्मॉल केस हो, चाहे कोई लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड हो, वो निफ्टी 50 को 90% ऑफ द टाइम बीट कर ही नहीं पाता। मेरे हिसाब से अगर आप एक लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर या स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपको मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर या फ्लेक्सी कैप के अंदर जाना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका काम हो जाएगा। अब रही बात बसंत महेश्वरी जी के टॉप 10 की, तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं 14,000 रुपीज के आसपास आपको ईयरली लेवल पे पे करने होते हैं, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज क्वार्टरली ये रीबैलेंस भी करते हैं। लेकिन आप ये समझो, चाहे आप रीबैलेंस कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर पैसा नहीं बन रहा है इसका मतलब है पैसा नहीं बन रहा। जो इनका पोर्टफोलियो है वो मेनली डिपेंड कर रहा है एफआईआई की बाइंग के ऊपर। लेकिन क्या एफआईआई की बाइंग है ही नहीं मार्केट के अंदर? ऐसा नहीं है, एफआईआई की बाइंग मार्केट के अंदर है और काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक भी चला, कुछ टाइम से बजाज फाइनेंस नहीं चल रहा, रिलायंस ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, उसी के साथ साथ अल्ट्राटेक भी काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है। लेकिन उसके बावजूद पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, इसका ये मतलब है पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत दिक्कत है, अभी उनको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है बाजार की साइड से। सो मोटे मोटे तौर पे अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहोगे तो भाई मैंने पहले भी सेम चीज बोली थी कि अगर आपके पास कम से कम 5 7 10 लाख रुपए हैं,
तब तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी दोगे तो एक्सपेंस रेशियो तो सेम ही पड़ेंगे अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास छोटा पैसा है, लेट्स सपोज आपके पास लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो इतना ज्यादा है कि आप उसको बेयर नहीं कर पाओगे और आप पैसा बनाने की जगह खोना शुरू कर दोगे। तो बड़ा पैसा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो इनकी सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट करके। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बड़ा पैसा नहीं है तो प्लीज इससे दूर रहना, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का, इवन अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा सेंस बनाता है। किसको बीएम के अंदर एक्चुअली देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करूं मैं या ना करूं? देखो, बीएम टॉप 10 के अंदर या बीएम बसंत महेश्वरी जी के किसी भी और स्मॉल केस के अंदर उसको देखना चाहिए जिसका 1.5-2 करोड़ रुपए के आसपास आ चुके हैं। वो डालेगा तो उसको एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जो आपके लिए एक डिसेंट रिटर्न बना करके दे सकता है। क्या ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बना करके दे रहे हैं? चाहे इनका मैं स्मॉल केस की बात कर लूं, चाहे मैं विजन की बात कर लूं, चाहे मैं टॉप 10 की बात कर लूं, क्या ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इवन अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड्स को भी देखोगे, हमारे नहीं, आई मीन कोई से भी म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, उन्होंने भी काफी अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्मॉल केस लेना ही लेना है, इससे एग्जिट कर सकते हो आप। अगर आपको सही नहीं लग रहा, आप कहीं और अपना पैसा डालो, फ्लैक्सी कैप में पैसा डालो, इससे ज्यादा तो शायद वहीं पे आपके बन जाए। अब देखो, जो मार्केट कंडीशंस हैं उसके ऊपर भी आपको समझना पड़ेगा। जो टॉप 10 की पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इस समय पे ना बाजार गिरा हुआ है और इस समय पे लार्ज कैप चले नहीं है कुछ। अब आने वाले 1 साल के अंदर ना लार्ज कैप चलेंगे, तो हर इंसान बोलेगा अरे टॉप 10 बहुत अच्छा कर रहा है, टॉप 10 बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों? पोजीशनिंग उसकी ऐसी है। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, जिस दिन एफआई आएगा ना तो आप देखना टॉप 10 भागेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बने ये भी कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले आसपास बना है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका पैसा जा रहा है तो ऐसी जगह जाए जहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ भाई रिटर्न बने हैं। बसंत महेश्वरी जी एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना पैसा बहुत ज्यादा बनाया, इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। वो अपने स्मॉल केस के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है एक इंसान ने अपना पैसा बना लिया तो आपका भी पैसा बना देगा। तो इसीलिए आपको माइंड खोल के देखना है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल अटैक किसी की साइड नहीं है, और मेरी तो कोई ग्रज भी नहीं है, और मैं ग्रज करने वाला होता भी कौन हूँ यार, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ। 14 का कमेंट है, ये कह रहे हैं अगर सब एक साथ करोड़पति बन जाते हैं फिर इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, एट द एंड वैल्यू ऑफ एसेट भी गिर जाएगी। सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, और आप एकदम सही कह रहे हो। आप कोर कॉन्सेप्ट समझ गए करोड़पति बनने का, कि अगर आप बाली को उठा करके देखोगे ना, क्योंकि रिसेंटली मैं वहां पे प्लान कर रहा हूँ जाने का, तो वहां पे ना लाखों में बात होती है भाई, कि भाई 4 लाख डॉलर, 4 लाख बाली जो रुपीज होती है, जो भी करेंसी उनका, उसको जो कहते हैं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे नीचे तो बात ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन उनके 4 लाख 5 लाख कितने, कुछ भी नहीं इंडियन रुपीज के आसपास है। तो ये जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ रुपए बनाने हैं आपको। आपको 1 करोड़, आपको 1 करोड़ ऑफ वर्थ की एसेट मिलने चाहिए उस पैसे से, तो उसको आप करोड़पति बना हुआ कहने वाले हो, राइट? आज से पहले अगर आप देखो किसी के 10,000 की सैलरी लगती थी ना, मैं 90s की बात करूं, तो लोग खुश होते थे। और लखपति तो भाई एक टर्म होता था, अरे भाई ये हमारे जो लोग हैं वो लखपति हैं। हम लोग एक जमाने में ये चीज बोलते थे, क्योंकि भाई पैसा तो होता नहीं था इतना ज्यादा। लेकिन आज की डेट के अंदर हर दूसरा इंसान लखपति है। लोगों की सैलरी 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए के आसपास है। तो आज की डेट में लखपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, हर दूसरा बंदा लखपति है यहाँ पे। आज की डेट में करोड़पति है, अरे भाई थोड़ा सा करोड़ों रुपए इसके पास है, आज की डेट में है। लेकिन आपको क्या लगता है 10 साल बाद ये करोड़पति भी बहुत बड़ा टर्म रहेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि करोड़पति बहुत बड़ा टर्म रहेगा। आप बाजार में जाकर के देखो एक बार, घर जहां पे 5-7-10 लाख रुपए में मिलते थे, आज की डेट के अंदर भाई 1-1 करोड़ में एक फ्लैट ही नहीं मिल रहा आपको एनसीआर के अंदर। तो ठीक है, तो करोड़पति बनना जरूरी नहीं है। उतने वर्थ के एसेट हो, उतने वर्थ के एसेट आप बाय कर पाओ, वो बनना जरूरी है। और बिल्कुल आपने सही बोला, अगर सब करोड़पति बनेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई दर बढ़ जाएगा। बिकॉज प्रोडक्शन लिमिटेड है, डिमांड हाई होगी, तो जो प्रोडक्शन मतलब जो एसेट की, मतलब जो एसेट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो उस समय पे भी वही लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे जो रियल में जिन्होंने पैसा बनाया है, वो लोग नहीं जो ये भेड़ चाल में बन चुके हैं। दूसरी चीज, अगर आप शेयर बाजार को देखोगे तो शेयर बाजार से हर एक इंसान करोड़पति बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ कहने वाली बात है। लॉजिकली ये बात साबित हुई है, जिस दिन बाजार चढ़ता है बहुत सारे लोग आते हैं, जिस दिन बाजार गिरता है बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो करोड़पति एक सपना है, वो सपना रहेगा, जो टिका रहेगा वो बना जाएगा, जो इन भेड़ चाल में चलता रहेगा वो नहीं बना पाएगा, वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। राघव जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टाटा डिजिटल फंड के अंदर या निफ्टी आईटी के अंदर, और ये फिजिबल है कि इतनी बड़ी रैली के बाद? रैली तो हुई नहीं है सर, अभी तो
रैली की शुरुआत है। देखो डिफेंस फंड के अंदर जब रैली हुई तो हमने बोला रैली हो गई, नहीं डिफेंस फंड ने 200% का रिटर्न बना दिया, फंडामेंटल्स से नहीं। पीएसयू ने इतनी बड़ी रैली दी, फंडामेंटल से नहीं, सेंटिमेंट पे पैसा बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल से नहीं। अब आईटी चला या बैंकिंग चला तो ये कहाँ से हो गया कि रैली अभी खत्म हो चुकी है और अब इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। बाजार आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये सेगमेंट है जो आने वाले टाइम पे पैसा बनाएंगे, तो आपका मन है आप यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते। अगर आप मेरे से पूछोगे निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ये ज्यादा अच्छा सेंस बनाता है किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड से। लेकिन टाटा डिजिटल के थ्रू भी आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टॉप का 30% है वो तो 3-4 कंपनियों में ही चला जाएगा आपका, है ना। जैसे टीसीएस होगी, इन्फोसिस होगी, विप्रो होगी, एचसीएल होगी, परसिस्टेंट सिस्टम होगी, ये मेजर वेटेज ले लेते हैं। तो आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करो, आपका काम हो जाएगा सर। मौसमी जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कुछ तो हेल्प कर दो प्लीज। बिल्कुल मैम, देख लेते हैं जितना हमसे हो पाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका वीडियो देख के पोर्टफोलियो थोड़ा रीबैलेंस करा है, 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं, क्वांट बीएफएसआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मैम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट का मिड कैप बहुत बढ़िया, कोई इशू वाली बात नहीं है। टाटा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कम वॉलेटाइल है, बाजार गिरेगा भी तो थोड़ा कम ही गिरता है ये। पराग पारिक के अंदर इन्वेस्ट किया, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये वाला म्यूचुअल फंड, बिल्कुल आपके साथ जाना चाहिए। कह रहे बाकी के जो 5K है वो निपॉन इंडिया या किसी लार्ज कैप में ठीक रहेगा 10 to 15 ईयर्स के लिए। प्लीज हेल्प, कंफ्यूजन में हूं मैं। तो मैम देखिए, अगर आपको 5,000 डालने हैं और 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो सिंपल सी बात है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोट मिड कैप, दोनों में से किसी में भी डालना शुरू कर दो। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना आपका काम हो जाएगा। स्मॉल कैप में डालोगे वहां पर भी सेम रिटर्न मिलेंगे, मिड कैप में डालोगे 15 साल में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न आ जाते हैं। और ग्रोथ स्मॉल कैप की थोड़ी ज्यादा है, इवन किसी भी बुरे टाइम के अंदर स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न देते हैं जो मिड कैप होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है उसमें। स्मॉल कैप आपको बंचेस में रिटर्न देते हैं, तो स्मॉल कैप में टिके रहना बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन मिड कैप में टिके रहना काफी आसान होता है, बिकॉज वहां पे दिखता है कि भाई धीरे धीरे 2-2 4-4 5-5% करके भी पैसा बन रहा है जब बाजार गिरता रहता है। तो अगर आपको डालना है तो मिड कैप मोतीलाल या क्वांट कोई भी मिड कैप में उठा के आप डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से अभी। निरूर कास किचन का कमेंट है, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया तो मुझे प्लीज माफ कर देना। ये कह रहे हैं प्लीज टेल मी कि इससे करोड़पति बन सकते हैं नहीं बन सकते। 37 इनकी एज है, 1.52 सीआर के आसपास टारगेट कर रहे हैं 10 साल के लिए। इन्होंने 42 पर मंथ के हिसाब से ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, 42,000 पर मंथ के हिसाब से। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो क्या होना चाहिए, क्या बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम सिंपल कंपाउंडिंग कैलकुलेटर उठा लेते हैं। अगर आप 42,000 की एसआईपी कर रहे हो, अगर आपने 17% के एवरेज रिटर्न निकाल ली है 10 साल के अंदर, जो कि मतलब आसानी से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके जो ऑन एन एवरेज रिटर्न बनेंगे 10 साल के अंदर वो आपके भाई बन सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1,23,00,000 रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज बन सकते हैं, अगर हम 17% से निकाल लें। वहीं पे अगर मार्केट काइंड रहती है और ऑल टाइम हाई के आसपास आप निकालते हो और आज के जो रिटर्न है वो मिल जाए आपको, मतलब करीब करीब 20%, तो 1.5 के आसपास मिल सकता है। देखो अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और पैसा बनाना है। अभी की डेट में आपको जो एसआईपी कर रहे हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से चल रहा है 10 साल के अंदर बाजार एक बार करेक्ट जरूर होगा, गिरेगा जरूर। उस केस में आपको सबसे ज्यादा पैसा डालना है, वो समय पे जो पैसा डालना है वो डालना है मिड कैप और स्मॉल कैप में सारा का सारा। आज की डेट के अंदर भी अगर आप चाहो, क्योंकि 10 साल का टेन्योर आपके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में आप काफी सारा पैसा डाल सकते हो, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अचीवमेंट आपकी ये पैसा अचीव करना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा मिड कैप में अगर आप डालते हो तो। ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज आपने काफी अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 साल की जगह नहीं होगा तो 12 साल में बन जाएगा। लेट सपोज कि अगर जो बाजार है आपके 10th ईयर के अंदर गिर जाती है बिकॉज ऑफ एक्सवाइजी रीजन, तो 1-2 साल में वो पूरी तरीके से रिकवर करेगी और आपके लिए मैक्सिमम पैसा बनाती रहेगी। तो मेरे ख्याल से 10 साल में अचीवेबल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर आपने टारगेट नहीं करा है सर। तो बहुत अच्छा और बहुत रियलिस्टिक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इसी वजह से मुझे लगता है आप ये चीज अचीव भी बहुत आसानी से कर पाओगे। बस डरना नहीं है, गिरते हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है और टिके रहना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे और काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, अगर आप इस तरीके से करते रहते हो, मार्केट इसी तरीके से चलती रहती है तो। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे इस वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।